बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एमके प्रिपरेशन लाया है जनरल साइंस की एक नई लेक्चर सीरीज, जिसमें हम ग्रेड 6 से लेकर हायर लेवल्स तक की जो जनरल साइंस है उसको डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। उसी सिलसिले के एक नए सेशन के साथ आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड मोशन को। तो स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। यूसेन बोल्ट एक एथलीट है, रनर है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है सबसे ज्यादा तेज स्पीड में भागने का, और उन्होंने 100 मीटर जो रेस है वो 9.58 सेकंड में कवर किया था, जिसमें उनकी जो स्पीड थी वो ऑलमोस्ट 37.5 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि अब तक की हाईएस्ट स्पीड अचीव बाय अ पर्सन है। ओके जी, बात करें अगर हम मोशन की, तो व्हाट इज अ मोशन? मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्ज करें आप एक गाड़ी में अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए हैं और गाड़ी मूव कर रही है। अब आप अपने दोस्त के हिसाब से रेस्ट में हैं, अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, बट अगर कोई शख्स आपको गाड़ी से बाहर खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिहाज से आप मूवमेंट में हैं, उसके हिसाब से आप मोशन में हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर आप एक चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं तो इस हिसाब से आप रेस्ट में नजर आएंगे, बट असल में जमीन की मोशन के साथ साथ आप भी मूव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उस रेफरेंस से अगर देखें तो आप भी मोशन पे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा हो, अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो, तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब जब मोशन की हम बात करते हैं तो मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को हम कुछ चीज़ों कुछ पैरामीटर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो चीता है, इसकी स्पीड 112 किलोमीटर है, ये हमें बड़ा तेजी से हरकत करता हुआ नजर आता है। इस तरह हमारे पास बुलेट ट्रेन है, जापान के अंदर जो चलती है 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इसी तरह हमारे पास जो एक चूंटी है 3.1 किलोमीटर के हिसाब से, और एक स्पेस रॉकेट जो है वो 40,000 किलोमीटर पर आवर पे। तो असल में ये स्पीड है क्या? ये स्पीड का क्या मतलब है? स्पीड असल में एक किसी ऑब्जेक्ट की वो क्वालिटी है जिसमें वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कोई डिस्टेंस कवर करता है। मिसाल के तौर पर जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एक चीता अगर 1 मिनट में 10 किलोमीटर या 10 मीटर कवर करता है, तो चूंटी 1 मिनट में 1 मीटर फर्ज करे कवर करती है। तो दोनों में ये जो डिफरेंस है यही स्पीड कहलाता है कि चीता ने जो एक यूनिट टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर किया वो ज्यादा है, जबकि चूंटी ने उसी टाइम के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया वो कम है। इसको हम स्पीड कहते हैं। यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है मुख्तलिफ एनिमल्स की स्पीड के हवाले से। आप देख सकते हैं कि सबसे स्लोएस्ट एनिमल जो वो स्नेल है 0.00758 माइल्स पर आवर के साथ, और सबसे फास्टेस्ट जो एनिमल है वो चीता है विद 75 माइल्स पर आवर के हिसाब से। तो स्पीड ऐसी टर्म है जिससे हम ये आइडिया कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेजी से डिस्टेंस को कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें कि अगर एक साइकिलिस्ट और एक गाड़ी सेम पॉइंट से सेम टाइप पे स्टार्टअप ले, तो हम देखेंगे कि कुछ वक्त के बाद गाड़ी आगे निकल जाएगी, साइकिलिस्ट पीछे रह जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जो साइकिल है, साइकिल पे सवार जो शख्स है, वो पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कम है, और उसी टाइम में गाड़ी जो है वो डिस्टेंस ज्यादा कवर करती है, और इसी को हम स्पीड कहते हैं। इसके फॉर्मूलाज की बात करें, इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, कि एक यूनिट टाइम के अंदर आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, इसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड की जो सिंबल है दैट इज v, डिस्टेंस के लिए हम ऐसे इस्तेमाल करते हो, टाइम के लिए t। अब ये फॉर्मूला एक्चुअली 3 तरह से काम करता है, जैसा कि यहाँ पे आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के अंदर तीनों में से कोई से भी 2 चीजें अगर दे दी जाए तो तीसरी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है अगर स्पीड और टाइम गिवन हो, स्पीड फाइंड आउट की जा सकती है अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन हो, टाइम फाइंड आउट किया जा सकता है अगर डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो। तो इस तरह एक फार्मूला जो है वो 3 तरह से तीनों जो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और इसका जो यूनिट बनेगा, अब जो स्पीड है, इसका जो डिस्टेंस है इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, टाइम का होता है सेकंड,
सेकेंड, तो इस हिसाब से जो इसका यूनिट बनता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा यूनिट है, लेकिन इससे हायर यूनिट्स भी हैं, जैसे मीटर्स का हायर यूनिट किलोमीटर है और सेकंड का हायर यूनिट जो है वो आर है, तो किलोमीटर पर आर भी बनता है, इस तरह माइल्स पर आवर भी बनता है। तो यूनिट्स को चेंज करने से हम स्पीड का जो यूनिट है वो भी चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। उसके लिए आप कंसीडर करें ये हमारे पास एक पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यहां से स्टार्टअप लेती है और वो फर्स्ट 5 सेकंड में पहले 5 सेकंड के अंदर वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद अगले 5 सेकंड में वो 3 मीटर कवर करती है। उसके बाद अगले 5 सेकंड में वो 4 मीटर कवर करती है। अब यू कैन सी के सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो डिफरेंट है, 10, 3 और 4। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10, 3 और 4, ये हो गया 17, और टोटल टाइम कितना लिया? 5, 5, 10 और 5, 15 सेकंड। तो इस तरह हम उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है और टोटल टाइम कितना कवर किया है। अब चूंकि इन तीनों इंटरवल में स्पीड डिफरेंट है, बट हम ओवरऑल पूरे जर्नी की अगर जो स्पीड निकालेंगे उसको हम एवरेज स्पीड कहते हैं, कि पूरे जर्नी में जो उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितने टाइम में किया है, वो उसकी एवरेज स्पीड कहलाती है। अब यहां पे एक और एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम योर होम इन इस्लामाबाद टू योर विलेज। आप इस्लामाबाद से अपने गांव की तरफ निकले हैं और यू स्टॉप एट अ रेस्ट एरिया ऑन मोटरवे। 180 किलोमीटर के बाद आप एक रेस्ट एरिया पर रुके, उसके बाद आपने 120 किलोमीटर और कवर किया और टोटल 3 घंटे आपको लगे इस सारे डिस्टेंस को कवर करने में। अब आपका टोटल जर्नी कितना है? 180 प्लस 120, आपने टोटल 300 किलोमीटर कवर किया कितनी देर में? 3 घंटों में। तो आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो आपके पास जो 100 किलोमीटर पर आवर आएगा ये आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब इस 180 किलोमीटर में और इस 120 किलोमीटर में आपकी स्पीड डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रही होगी, बट हम ओवरऑल जर्नी की बात करें तो हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो आ जाएगी। जो हमने आगे बात की कि हम यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, या 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर फी सेकंड में बदलना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि किलोमीटर में हमने जो मीटर है 1000 मीटर लिख दिए और आवर में 36 सेकंड्स लिख दिए। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यूज आ जाएंगे। तो इस तरह हम एक हायर यूनिट को छोटे यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। जो हमारे पास गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर होता है, स्पीडोमीटर असल में इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो हमें बता रहा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम गाड़ी को तेज या स्लो करते हैं साथ साथ उसकी नीडल जो है वो मूव करती रहती है। तो नीडल एट एन इंस्टेंटेनियस एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस गाड़ी की स्पीड क्या है वो बताती है, उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और उसके साथ जो ओडोमीटर लगा होता है ये हमें टोटल डिस्टेंस के बारे में बताता है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ्स की। अब यहां पर देखें एक मैच जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान लेट अस सपोज एक मैच दिया गया है, उसकी समरी यहां पर गिवन है। आप यहां पे देख सकते हैं ये एक ग्राफ जो है वो पाकिस्तान की टीम का है और एक ग्राफ जो है वो इंडियन टीम का है। और आप यहां पे देख सकते हैं कि कितने ओवर्स में कहां कहां पे किसकी कितनी विकेटें गिरी और किसने कितना स्कोर किया। और इस तरह आप पूरे मैच की पूरा वो जो 2 या 4 घंटे का मैच हुआ है उस सारे को आप एनालाइज कर सकते हैं इस एक ग्राफ के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं ग्राफ असल में ओवर्स और रन्स उनकी डिटेल कंप्लीट हिस्ट्री यहां पर इस ग्राफ के जरिए बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ किसी भी 2 क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। और यहां पर हम बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। अब डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशन है वो हम पीछे पढ़ चुके हुए हैं। स्पीड हमारे पास क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। दैट मींस कि डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है वो स्पीड कहलाता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ असल में हमें किसके बारे में बताएगा?
स्पीड के बारे में बताएगा। अब ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के अंदर दो लाइंस होती हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको वाई एक्सिस कहते हैं, और जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। अब एक्स एक्सिस पर हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डिस्टेंस। तो इनके दरमियान जो भी ग्राफ बनेगा वो हमें डिस्टेंस और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप को दिखाएगा। अब ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के ऊपर डिस्टेंस भी जीरो है, टाइम भी जीरो है। तो अब जिस तरह हम अगर एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो टाइम की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन कि जो ग्राफ हमें यहां पर बनेगा, जिस भी शेप का ग्राफ बनेगा वो असल में हमें बताएगा किसके बारे में, कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी। अब हम जरा एक एक करके एग्जांपल को देखते हैं। अब यहां पर देखें, इस ग्राफ के अंदर ये जो लाइन है, अब आप देखें ये लाइन यहां पर ड्रॉ की गई है 10 पे, ये डिस्टेंस इस साइड पर, यहां पर टाइम है। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस की तरफ। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है कि ये ग्राफ, ये वाली वैल्यूज तो बढ़ रही हैं इस एक्सिस वाली, बट वाई एक्सिस वाली वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा बट टाइम चेंज हो रहा है। दैट मीन कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में खड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं तो मैं कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा बट टाइम तो पास कर रहा है। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट की हालत में है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के साथ, जिसको हम कहते हैं कि ये जो है वो जो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में उसका ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, मतलब डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा बट टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। दैट मीन ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है। तो अगर आपको इस तरह का ग्राफ नजर आए तो आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहां पर इसके अंदर देखें, अब ये जो ग्राफ की स्लोप है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें ये बता रही है कि फर्स्ट सेकंड में हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज 10 मीटर्स, फिर सेकंड में फिर हमारे पास डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर्स, 3 सेकंड्स के बाद हमारा डिस्टेंस कितना कवर हो गया 30, 4 सेकंड के बाद हमारा डिस्टेंस कवर हुआ 40, 5 सेकंड के बाद हमारा डिस्टेंस कवर हुआ है 50। मतलब ये हुआ कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि हर एक सेकंड में हम 10-10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। मतलब जितना जिस हिसाब से टाइम चेंज हो रहा है सेम उसी रेट पे हमारे पास डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये हमें शो करवाता है, ये जो स्लोप है ये हमें शो करवाती है कि ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चल रहा है, ना उसकी स्पीड बढ़ रही है ना स्पीड कम हो रही है, वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। तो इस तरह का ग्राफ, इस तरह की एक जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताता है। आगे देखते हैं जी। अब इसमें देखें, इस ग्राफ के अंदर आप देखिए कि फर्स्ट सेकंड के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ है वो 10 मीटर है। उसके बाद सेकंड के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस कवर हुआ 40 मीटर तक चले गए। थर्ड सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस हो गया 60, और फोर्थ सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस हो गया 100, और फिफ्थ सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस हो गया है 150। अब देखिए यहां पर डिस्टेंस कवर हुआ 10 मीटर्स। उसके बाद सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कवर हुआ 20 मीटर्स। थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ 42 ये हमारे पास हुआ 30 मीटर्स, और उसके बाद फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज 40 मीटर्स, और फिफ्थ सेकंड में हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हुआ दैट इज 50 मीटर। अब आप देख सकते हैं विद सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। पहले सेकंड में 10 मीटर किया, दूसरे में 20, तीसरे में 30, चौथे में 40, पांचवें में 50। मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है, हम इसको एक्सेलरेट करवा रहे हैं, इसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की जो स्लोप हमारे पास नजर आएगी ये वाली, ये इंडिकेट करती है कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ग्रेजुअली बढ़ रही है। ओके जी, अब इस ग्राफ में देखें, अब इसमें देखें आपके पास फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज 50, और उसके बाद सेकंड में जो डिस्टेंस है दैट इज 90, और उसके बाद थर्ड सेकंड में आपका डिस्टेंस हो गया है 120, फोर्थ सेकंड में आपका डिस्टेंस हो गया है 130, और फिफ्थ सेकंड में आपका डिस्टेंस हो गया है 135। अब देखें फर्स्ट सेकंड में आपने जो डिस्टेंस कवर किया है दैट इज 50 मीटर, सेकंड में आपने कवर किया है जी 40 मीटर्स,
थर्ड में आपने कवर किया है 30 मीटर्स और फोर्थ सेकंड में आपने कवर किया है इसमें आपने कवर किया है 10 मीटर्स और लास्ट सेकंड में आपने कवर किया है 5 मिनट। अब देखें कि यूनिट टाइम वही है 1 सेकंड, अब आपका डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रुक रहा है, उसकी स्पीड कम होती जा रही है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में वो कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ है उसमें हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो वो रिड्यूस हो रही है, वो रुक रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें एक्सप्लेन करता है डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, जो स्पीड है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, और ग्राफ देखकर हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, यूनिफॉर्म है या चेंज ही नहीं हो रही। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की जो किसी चीज को धकेलती है या धकेलने की कोशिश करती है, खींचती है या खींचने की कोशिश करती है। फॉर एग्जांपल आप एक फुटबॉल को किक करते हैं या आपके तो जो फुटबॉल आ रहा है आप उसको रोक रहे हैं, तो ये धकेलना या रोकना ये सारी हमें फोर्स कहलाती है, ये फोर्स के जरिए की जाती है। और फोर्स का जो यूनिट है वो फेमस साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है, न्यूटन, जिसका सिंबल है N। अब 1 न्यूटन फोर्स से क्या मुराद है? 1 न्यूटन का मतलब यह है कि अगर 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और उसको पुश किया जाता है और वो 1 मीटर फी सेकंड की स्पीड अटेन करता है तो उस पर लगने वाली फोर्स 1 न्यूटन होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर 1 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर आप इतनी फोर्स लगाते हैं कि उसकी स्पीड 1 मीटर फी सेकंड बढ़ जाती है, और तो इस हालत को हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर जो 1 न्यूटन फोर्स जो है वो लगाई गई है। आगे फोर्स की 2 टाइप्स हैं, एक हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स है और एक हमारे पास आती है नॉन कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या डिफरेंस है हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। कांटेक्ट फोर्स ऐसी फोर्स है जिसके अंदर जो बॉडी है वो फिजिकली कनेक्ट होती है, 2 बॉडीज आपस में, उसको हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल को किक करते हैं तो फुटबॉल को किक करते वक्त आप फिजिकली फुटबॉल को टच कर रहे होते हैं, इसको हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इस तरह आप बॉल को दीवार पे मारते हैं तो बॉल जो दीवार पे जाके फिजिकली लगती है ये एक कांटेक्ट फोर्स है। बट अगर जो ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली कांटेक्ट ना करे, आपस में टच ना हो रहा हो, उसको हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी है, ग्रेविटी हर बॉडी पे एक्ट कर रही है, बट ये जरूरी, अब ये ऑब्जेक्ट अगर हवा में भी है, ये जमीन के साथ टच नहीं कर रहा, लेकिन इस पे भी ग्रेविटी जो है वो एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी एक्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज जमीन के साथ टच हो रही है या नहीं हो रही, वो जमीन से फासले पर भी पड़ी है तो ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है। इस तरह की फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स है, जो मैग्नेट होता है वो दूर से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, इसको भी हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकली आप एक दूसरे के साथ टच नहीं करते। जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी चीज के साथ टच हो रहा है। ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट फोर्स है। जो रिएक्शनल फोर्स है ये भी नॉन कांटेक्ट है। अप्लाइड फोर्स कांटेक्ट फोर्स है। तो ये सारी चीजें कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्शन और रिएक्शन की। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो स्टेट करता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होता है जो एक्शन के बराबर तो होता है बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। फॉर एग्जांपल आप कोई ऑब्जेक्ट है वो दीवार के साथ मारते हैं तो आपने जो एक्शन किया है उसकी डायरेक्शन ये है और उसके रिजल्ट में क्या निकलता है, दीवार उस बॉल को वापस फेंकती है। तो आपका एक्शन और रिएक्शन इक्वल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। आपका एक्शन इस सिमत में गया और रिएक्शन जो है वो इस सिमत में वापस आया। तो एक्शन और रिएक्शन क्वांटिटी उनकी बराबर होती है बट उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बॉल की मिसाल दी है कि आपकी डायरेक्शन तो डिफरेंट होगी बट जो उनकी क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। जैसे जमीन पर चलना, ये भी एक्शन और रिएक्शन की मिसाल है। मिसाल के जब आप जमीन पर चलते हैं तो आप जमीन को धक्का मारते हैं और उस धक्के के रिएक्शन में जमीन आपको आगे की तरफ जाने पे मजबूर कर देती है। अब एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर है बट उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है।
इस तरह जो बैलून रॉकेट है इसके अंदर भी आप देखिए जो हवा भरी होती है, अगर आप उस हवा को रिलीज करेंगे तो हवा उस बैलून को आगे की तरफ पुश करेगी। हवा खुद पीछे को जाती है बट बैलून को रिएक्शन के तौर पर आगे पुश करती है। इससे जो रॉकेट है स्पेस में जाता है तो जो गैसेज है वो नीचे की तरफ एक्ट करती हैं बट उनका जो रिएक्शन है वो रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाता है। ये भी एक्शन और रिएक्शन की एक मिसाल है। चैप्टर यहां पर हमारे पास खत्म हो जाता है। अब कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स का जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन। बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम, अगर किसी बॉडी का जो डिस्टेंस है उसको टाइम पर डिवाइड करें तो हमारे पास जो स्पीड है वो हासिल होती है। इफ अ बॉडी मूव्स फॉर 10 सेकंड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड देन इट्स कवर्ड डिस्टेंस इज, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है 30 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से 10 सेकंड के लिए मूव करता है तो उसकी स्पीड क्या होगी। हमारे पास जो स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज v इज इक्वल टू s ओवर t। तो हमारे पास जो डिस्टेंस जो डिस्टेंस कवर हुआ है, जो स्पीड है वो 10 मीटर फी सेकंड की है। डिस्टेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है और टाइम है 10 सेकंड का। सॉरी, जो उसका स्पीड उन्होंने यहां पर बताई हुई है दैट इज 30, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से 10 सेकंड के लिए चलता है। हमने वैल्यूज पुट की है और इसको जब 10 को इधर लेके आएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 और ये आ जाएगा 300। सो द राइट आंसर इज 300 मीटर। सो द राइट आंसर इज 300 मीटर। कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 30 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से 10 सेकंड के लिए ट्रेवल करता है तो वो 30 मीटर जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हाईएस्ट रनिंग स्पीड, हॉर्स, टर्टल, चीता और सिल्वर एंट में सबसे ज्यादा जो स्पीड है वो चीता की है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ए विल बी द राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहां पर है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हमने यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। उसके बाद है यू ड्रॉ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग कार। आपने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया एक मूविंग कार का और एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। हम इसको बनाकर देख लेते हैं। हमारे पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे हमारे पास टाइम होता है और वाई एक्सिस पे हमारे पास डिस्टेंस होता है। अब वो कह रहा है कि जो आपको मिल रही है वो एक लाइन मिल रही है जो पैरेलल है टाइम ग्राफ के। तो इस तरह की जो पैरेलल लाइन है ये इंडिकेट करती है कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है दैट इज 0, क्योंकि उसकी जो लाइन है वो यही इंडिकेट कर रही है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ पर्सन इज स्विमिंग इन अ पूल। स्विमिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, एक आदमी जो पूल के अंदर स्विम कर रहा है, तो स्विमिंग एक एक्शन और रिएक्शन की मिसाल है कि आदमी जो अपने हाथों के जरिए पानी पर एक्शन की फोर्स लगाता है और उसके नतीजे में पानी जो है वो रिएक्शनल फोर्स के जरिए उस आदमी को आगे की तरफ मूव करवाता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स या टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इसमें ग्रेविटी फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जिसके लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट उसके साथ टच हो रहा है या नहीं हो रहा। जमीन के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट टच हो या ना हो, ग्रेविटी उस पर इंप्लीमेंटेड होती है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा। किसी सवाल की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।